क्या आप भी इसी दुविधा में रहते हैं कि मेरा रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आए? क्या आपको मार्केट के उतार-चढ़ाव से डर लगता है? क्या आपको लगता है कि मेरा दोस्त जो कह रहा है कि मुझे हाई रिटर्न, लार्ज कैप नहीं, मुझे मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए? क्या आप इस तरह के कई सवालों से रोज़ जूझते हैं, महीने में, साल में, 1 बार, 2 बार, कई बार सोचते हैं कि क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा रिटर्न की तरफ लेके जाना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि जो करंट पोर्टफोलियो मुझे मेरी रिटर्न्स दे रहा है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे रिटर्न दे रही है, क्या ये कम है? क्या मुझे और ज़्यादा रिटर्न लेना चाहिए? क्या आप कई बार ये भी सोचते हैं कि नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे तो एफडी के बराबर रिटर्न ही अच्छी लगती है? क्या आप सोचते हैं कि नहीं, मैं अपनी रिस्क को कम रखूँ और रिटर्न को ज़्यादा की ज़्यादा तरफ लेकर जाऊँ? और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रिसर्च ये कहती है कि जो गोल, टाइम हॉराइज़न और रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से काम करते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये सब सोचना अलग बात हो जाती है। उनको ये तीनों चीज़ों के ऊपर सोचने के बाद सोचना नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम है तारेश भाटिया और मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 33 साल के तजुर्बे में मैंने ये सीखा है मेरे क्लाइंट से कि अगर आपकी कुछ चीज़ें तय हैं, तो आपको ये चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि आपको अगर 2-3 चीज़ों में तसल्ली हो जाए और आपको मालूम हो जाए कि अगर ये चीज़ें मेरे लिए काम करें, अगर मुझे इन चीज़ों से खुशी मिलती है, यानी मेरी खुशी इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो शायद आप इधर-उधर, ऊपर-नीचे, आएँ-बाएँ नहीं देखेंगे और आप यही सोचेंगे कि मैं खुश रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और ज़्यादा रिटर्न मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मेरी मन की शांति शायद बिगाड़ देता है। नमस्कार, इस एपिसोड में मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि कितना रिस्क लें, कि आपको कितना रिटर्न मिले और क्या आपके लिए सही रिस्क है, क्या आपके लिए सही रिटर्न है और मार्केट के उतार-चढ़ाव से किस तरह से डरें या ना डरें। तो मैं आपको 3 चीज़ों पे इनसे रोशनी डालना चाहूँगा। नंबर 1, मैं अपने क्लाइंट्स के तजुर्बे के साथ, यानी उनको एडवाइस देते हुए एज़ अ फाइनेंशियल प्लानर और सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फर्म मेरी एडवांटेज फाइनेंशियल प्लानर्स एलएलपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हुए डायरेक्ट ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स में मुझे मेरे क्लाइंट से ये सीखने को मिला और ये क्लाइंट्स ने मुझे फीडबैक दिया। मेरे पास यंग क्लाइंट्स भी हैं और मेरे पास काफ़ी सीनियर एज के सिटीज़न्स, सीनियर सिटीज़न्स कह सकते हैं, वो भी हैं और जो अभी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो भी कुछ क्लाइंट्स मेरे पास हैं, जो मेरे से सलाह लेते हैं और ऑब्वियसली मेरी फ़ीस पे करते हैं, तभी उनको वो सही सलाह मिल पाती है। फ़ीस जो कि उनके लिए जायज़ हो और वो अफ़ोर्ड कर सकें, उतनी ही फ़ीस ली जाती है मेरे क्लाइंट से। अब अगर सीधी बात करें कि आप कितना रिस्क लें कि कितनी रिटर्न मिले, ये कुछ फ़ॉर्मूला मैं आपको दे दूँ या शायद कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ़ रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न की बात करें कि मुझे कितना मिलेगा, इसमें बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं मार्केट की तरफ से, इवैल्यूएशन की तरफ से, शार्प रेशियो बताएगा, ट्रेनर रेशियो बताएगा, स्टार रेटिंग्स बताएँगी। मेरे पास 10 पैरामीटर्स होते हैं अपने क्लाइंट्स का, ये पोर्टफ़ोलियो चेक करने के लिए कि जो मैंने म्यूचुअल फंड्स उनको एडवाइस करे, वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ताकि उनको ट्रैक करके सही ट्रैक पे रखा जा सके। और दूसरी तरफ आने वाले टाइम में जो फंड्स ने परफ़ॉर्म किया है या नहीं करेंगे या आने वाले टाइम में कौन से करेंगे, उनको उनके गोल, रिस्क प्रोफ़ाइल, टाइम होराइज़न से जोड़ते हुए मैं ये बता पाता हूँ उनको कि आपके पोर्टफ़ोलियो में ये आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तजुर्बे से सीखते हुए कई सालों से एक तरफ क्लाइंट्स का गोल, एक तरफ क्लाइंट्स की खुशियाँ, एक तरफ गोल्स का पूरा होना और दूसरी तरफ मार्केट का उतार-चढ़ाव को देखते हुए उनको रिकमेंडेशंस देना और फिर देखना कि वो पूरी हो पा रही हैं। ये सब चीज़ें मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए हमेशा मुझे खुश रखती हैं। वो क्या है? और यही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
इन चीज़ों में सबसे पहले आता है कि अगर आपकी उम्र कम है 25 से 30 और आपके गोल्स तय हैं या गोल्स नहीं भी हैं, तो आप सिंपली चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन। यानी अभी जॉब करने के लिए स्टार्ट किया है, मेरा पहला जॉब है, दूसरा जॉब है, पहली दूसरी सैलरी है, या मैं अभी एमबीए करने जा रहा हूँ, एमबीए करके आ चुका हूँ, ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ और अगले 5 सालों में मेरे पास क्लियर कट नहीं मालूम है, मैं शादी करूँगा, घर खरीदूँगा, कार खरीदूँगा, नहीं। मैं सिंपली वेल्थ क्रिएशन करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मेरे और एपिसोड्स देखें जिसमें मैंने बताया ही है कई चीज़ें इस एज ग्रुप के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप मिडल एज हैं यानी 35-40 यंग चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं और उनके लिए आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर यंग बच्चे हैं, तो आपको उनकी एजुकेशन, मैरिज और अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए होगा। और अगर आप 50s में हैं और 60 की तरफ देख रहे हैं और अगर आप 60s में हैं, आप आगे की 20-30 साल की उम्र अपनी देख रहे हैं और अपने स्पाउस के लिए रिटायरमेंट फंडिंग देख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, तो अंत तक इसको ज़रूर देखें। इस वक़्त इसको शेयर, लाइक और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें ताकि अंत तक आपको पूरी बात समझ में आ सके। नंबर 1 जो 3 चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, वो नंबर 1 में आता है कि क्या वो रिटर्न आपके लिए बहुत है? जी हाँ, जो रिटर्न आपके गोल को पूरा करे, वो आपके फाइनेंशियल प्लान में जुड़ जाता है कि मान लीजिए आपको 12% रिटर्न मिले, तो आपका गोल पूरा हो जाता है एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आपका रिस्क प्रोफाइल इंडिकेट करता है कि आप अगर बैलेंस कैटेगरी ऑफ फंड्स में रहते हैं, ना हाई रिस्क ना लो रिस्क, यानी ना हाई रिटर्न ना लो रिटर्न, तो आपको 12% रिटर्न अगले 20 साल तक मिलती रहे, तो आपका गोल पूरा हो जाता है। तो मैं बोलूँगा बहुत है। हाँ, नंबर 1 बहुत है ये। इससे ज़्यादा के लिए लालची मत बनें, क्योंकि अगर आपको वो रिटर्न अगले 20 साल में मिल जाती है, तो ज़्यादा रिस्क मत लें, क्योंकि आपका काम 12% से हो जाता है पूरा। टैक्सेशन मान लीजिए कम से कम है और इन्फ्लेशन 6-7% 5% है, तो आपका अगर इफ़ेक्टिव रियल रिटर्न उसको बोलते हैं, 12 में से 5-6 फ़ॉर्मूला से कम करें, तो अगर आपको 6, 7, 8, 9 रिटर्न मिल जाती है रियल रिटर्न, तो ये बहुत है इंडिया के हिसाब से। नंबर 2 आता है कि कब मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। अब मैं आसान की बात कर रहा हूँ कि आपके लिए आसान कब हो जाएगा। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा एक्सपीरियंस है कि जब 2, 3, 4, 5 साल निकल जाते हैं, कम से कम फाइनेंशियल प्लानर के साथ जुड़ते हुए 3-4 साल निकल जाते हैं, तो आपको कई चीज़ों की तसल्ली मिल जाती है कि मेरा पोर्टफोलियो मेरे गोल के हिसाब से चल रहा है। मेरा फाइनेंशियल प्लानर मेरे रिस्क को समझता है। जो मुझे रिटर्न मिलती है उससे मैं खुश रहता हूँ, उसको ये बात भी समझ में आ गई है। तो आसान हो गया आपके लिए, फाइनेंशियल प्लानर के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए वो रिस्क और वो रिटर्न देना जिससे आप तसल्ली में रहते हैं। और ये कैसे मालूम चलता है? क्या इसके लिए कोई फ़ॉर्मूला लगता है? अब फ़ॉर्मूला तो पोर्टफोलियो में भी लगता है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, बीटा, ये रेशियो, अल्फ़ा रेशियो लगाओ, देखो सबसे ज़्यादा कौन-सी रिटर्न मिल रही है, 10 तरह की रिसर्च लगाओ। दिन में मैं 5 घंटे लगा रहूँ, क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो देखता रहूँ, और बेटर करें और बेटर करें। क्यों? क्योंकि मैं नंबर 2 पे आज आपको कह रहा हूँ, मैं भी अपने क्लाइंट्स के लिए आसान बनाना चाहता हूँ। उनको आज इस वीडियो से मैं भी ये बता रहा हूँ और हर रिव्यू मीटिंग्स में बताता हूँ कि अगर आपके लिए आपकी एज और गोल के हिसाब से 12% लगभग टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिल रही है, रियल रिटर्न मिल रही है और सारे बाकी के गोल पूरे हो चुके हुए हैं, तो ज़्यादा के लिए मत लालची बने। इसको आसान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियोज़, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, अलग-अलग तरह की इन्वेस्टमेंट, अलग-अलग तरह के आइडियाज़ के लिए मत जाएँ। क्योंकि मैं नंबर 2 पे आज आपको कह रहा हूँ कि इसको आसान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल मत बनाएँ अपने लिए भी और जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है और एडवाइज़र है, उसको समझने के लिए भी।
और अभी आसान से जुड़ी हुई नंबर 2 से नंबर 2 चीज़ आती है 2.2, इसको डॉक्यूमेंट करें कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी वाइफ़, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को किसी को मालूम हो कि मैंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, या मैं अभी किसी वजह से बीमार पड़ जाता हूँ, बेड पे हो जाता हूँ, मैं सुनने बोलने की शक्ति नहीं रखता, साइन करने की नहीं, दिमाग चले लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी मॉनिटर नहीं करने के लायक हूँ, लेकिन मैं 20 साल और जीऊँगा। कोविड से हम निकले हैं और हमने देखा है कि कुछ भी हो सकता है। कोविड ने जब सब कुछ बदल दिया है, तो आज आप अपनी आसान ज़िंदगी को और आसान बनाएँ, अपनी विल को बनाएँ, लिविंग विल को बनाएँ और मेरे बुक को पढ़िए द रिचनेस प्रिंसिपल्स, जिसमें मैंने ये बड़ा क्लियर और साफ कई बार, कई अलग-अलग आइडियाज़ में मैंने ये प्रस्तुत किया है कि आप अगर ज़िंदा भी रहते हैं, इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, तो आज आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका वो कैश फ्लो बिना आपके कुछ करे भी आपके अकाउंट में, मान लीजिए 75,000 रुपए आपका महीने का खर्चा है और अगले 20 साल तक आप 60 के हैं, तो 60 के बाद 80 तक, 85 तक घर के खर्चे के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपने ये प्रयोजन कर दिया है कि आपके अकाउंट में 75,000 आते रहे और वो बढ़ते रहें धीरे-धीरे, और बाकी के सारे मेंटेनेंस और हेवी एक्सपेंडिचर के लिए भी आपने प्रोविज़न कर दिया है। अगर ये कर दिया है, तो आपने अपनी ही नहीं, अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी को भी आसान कर दिया है, और नहीं किया है, तो अभी इसी वीडियो के ख़त्म होते ही अगर आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात नहीं की है, तो तुरंत करें। हमसे करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स आपको मिल जाएँगे, और मेरा वीडियो एक और है, उसको देखकर स्टार्ट करें। नंबर तीसरी चीज़, अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत हुआ नंबर 1 कहा, आसान करें नंबर 2 पे कहा, तो अब मैं तीसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको अब पीस ऑफ माइंड चाहिए, यानी मन की शांति। कि मैंने जो रिटर्न चाही थी, जो प्लान की थी, जो गोल सोचा था, जो रिटर्न सोची थी, जो मेरा रिस्क प्रोफ़ाइल था, जो मेरा गोल था, उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया, फाइनेंशियल प्लानर के साथ उसको बता के, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को लाइन में कर दिया। मैं कहना चाहूँगा अलाइन कर दिया है। यानी जाना है जयपुर, कानपुर की गाड़ी में बैठे हैं, कभी जयपुर नहीं पहुँच पाएँगे, दोनों रास्ते अलग-अलग हैं। तो जाना है जयपुर दिल्ली से, तो जयपुर की गाड़ी में बैठे, रास्ते को सही चुनकर आगे चलें, और जो ड्राइवर है बस का, उसको भी बताएँ कि मैं भी जयपुर जा रहा हूँ, ये बस भी जयपुर जा रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, अब अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के बाद नंबर 3 पे मन की शांति के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। इसके बारे में कुछ और बताऊँगा। तो मेरे क्लाइंट्स को मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ऐप देता हूँ, एडवांटेज एफपी के नाम से, जो एंड्रॉयड और आईओएस में रजिस्टर्ड ऐप है हमारे नाम से। और इस ऐप में मेरे क्लाइंट्स आराम से सुबह शाम 24 घंटे दुनिया में कहीं भी रहते हुए वो इसको आसानी से देख सकते हैं कि आज मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या है, आज वैल्यू क्या है, आज इसकी कीमत क्या है, आज वैल्यू मतलब आज एनएवी क्या है, टोटल सम क्या है, और आज की इन्वेस्टमेंट का क्या बनता है। तो जब वो ये देख पा रहे हैं अपनी ऐप पे, तो मन की शांति हो गई ना। अब आपको इससे ज़्यादा नहीं देखना है कि मैंने 1 करोड़ लगाया था, आज 1 करोड़ 20 है, 1 करोड़ 20 लाख है, और 12% के हिसाब से ये पिछले 5 सालों में ग्रो किया है। मार्केट क्रैश होती है तो मुझे भी तसल्ली रहती है, मुझे मालूम है कि वो करेक्शन होके वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो एक सही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में बैठा हुआ है। तारेश ने मेरा इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए अच्छी जगह पे लगाया हुआ है और वो ट्रैक कर रहा है इसको। तो मुझे मिली मन की शांति। अब आप इससे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, टीवी, मैगज़ीन, शोज़, फ्रेंड्स की बातों में मत जाएँ, क्योंकि ये आपकी मन की शांति के लिए नहीं है। ये आपकी मन की शांति को भंग करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। अब आपका मनी के साथ, पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, और उसको तंदुरुस्त बनाएँ। लोगों को टाइम से बिल को पे करें, अपनी पेमेंट्स को 5 दिन पहले ड्यू डेट से करें। क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ तो करें लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए करें। पहले ही प्रयोजन रखें कि मैं इतना पैसा दे सकता हूँ। गाड़ी नई खरीदनी है तो ईएमआई को देख लें कि भई वो 30% मेरी
आमदनी से कम उसकी मंथली ईएमआई आती है, घर खरीदने अभी भी रहता है, तो देखें कि भई 30% से ज़्यादा मेरी अफ़ोर्डेबिलिटी है, मैं उतने का ही घर लूँ। अगर मैंने आने वाले टाइम में वेकेशन में जाना है, तो मैं अपने उस बजट के हिसाब से चल सकूँ, जो मेरे साल के 5% आमदनी के नीचे ही आता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही खर्चे करें और कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि आपने अभी कुछ सालों में काफ़ी सोचा है और सोच के ही चल रहे हैं। अगर वो पहली और दूसरी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे थे, तो अब अपनी मन की शांति के लिए ही काम करें। हाँ, मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें। अगर आप 50, 55 अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं, 60 हो चुका है, तो अब आपका टाइम है, जो गोल्डन ईयर्स बोलते हैं, इसको लाइफ़ को और एन्जॉय करें। और मन के लिए, शांति के लिए जो भी कर सकते हैं, लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं, वही करें। अगर आप अर्ली 20s में हैं, मिड 20s में हैं और अभी सोच रहे हैं कि इतना कुछ तारीश बोल रहा था, तो ये सोच के रखें कि ये भी टाइम आएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही सभी प्रोग्राम्स को बनाएँ, ना कि सोचें बाद में देखते हैं। और आप 30s में हैं, 40s की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अपने सारे गोल्स को देख लिया है कि वो पूरे हो रहे हैं, जैसे मैंने 1 एंड 2 पॉइंट में बताया। और 40s में आ चुके हैं, 50s की तरफ जा रहे हैं, तो अब देखिए कि भई मेरे रिटायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। क्या मैंने अपनी विल बना ली है? क्या मेरे सभी इन्वेस्टमेंट्स लाइन में हैं, अलाइन्ड हैं मेरे गोल की तरफ? और क्या जो तारिश तीसरा पॉइंट अब कह रहा है, मन की शांति, मैं उसकी तरफ बंधित हूँ या नहीं? मैं उसको पालन कर रहा हूँ या नहीं? पहला और दूसरा पॉइंट जो तारिश ने बोला, वो मुझे समझ में आ गया है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ लाते हुए मैं इस वीडियो को एक कंसोलिडेटेड पॉइंट की तरफ ला रहा हूँ, जो मैंने बात शुरू की थी, रिस्क रिटर्न, कितना ज़्यादा, कितना कम। ये सब काम एक प्रोफ़ेशनल को दे दीजिए, उसको मॉनिटर करने दीजिए, उसको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे लाके बताइए कि ये मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर पड़ी हैं और मेरे ये सारे गोल्स हैं। और वो बड़ा वाला बंगलो, वो जो मैंने सी फेसिंग घर सोचा था, जो पहाड़ी के ऊपर था और जो बड़ी वाली गाड़ी सोची थी, इनको अदर गोल्स में डाल दीजिए। जब प्राइमरी गोल्स पूरे हो जाएँ, तो इन गोल्स के बारे में सोचिए। अगर आप अपनी मदर, फादर के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि मेरा उनके बारे में भी फ़र्ज़ बनता है, मैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी हेल्थ के बारे में भी सोचता हूँ। और कोई भी और आपकी पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति को डिस्टर्ब करने वाले पॉइंट्स हैं, उसको डाल दीजिए फाइनेंशियल प्लान गोल्स में। बात करते वक़्त फाइनेंशियल प्लानर को बताएँ कि ये 5 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो आपने तारिश उस वीडियो में बताया, वो मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो अगर आप मेरे इनको हटा दें, तो मेरी भी मन की शांति बनी रहे। क्या मैं अपने पोर्टफ़ोलियो को रोज़ खोल कर देखूँ? कब-कब मैं अपने पोर्टफ़ोलियो को रिव्यू करूँ? कब-कब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखूँ कि वो लाइन में है, ट्रैक में है? कब वो मार्केट ऊपर गई और कब वो क्रैश करने वाली है, कर सकती है या हो गई? मैं वो सवाल का उत्तर कब ढूँढूँ तारिश से? कब मेरे को सोचना है कि ये पोर्टफ़ोलियो मेरा सही जा रहा है या नहीं? या इसको कोई मॉनिटर कर रहा है? कब-कब तारिश ने मेरे फंड्स को बंद करके नया शुरू किया, नए को रोक के फिर से एक रिव्यू किया और इसको कई बार साल में चेंज किया। क्या ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लानर को इवैल्यूएट करने का, उसको देखने का मापदंड सही था, होना चाहिए? नहीं, ये सब आपके लिए नहीं है। अगर आपने एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको ढूँढिएगा डिक्शनरी में, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम करने वाले फाइनेंशियल प्लानर को लिया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को लिया है, तो वो आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। 90% फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, फाइनेंशियल प्लानर्स जो अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर्स बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में अपने लिए काम कर रहे हैं। ना तो वो आपसे जायज़ फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, ना ही वो आपसे गोल्स को ढंग से समझ रहे हैं और कई साल नहीं, 30 साल तक क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाएँगे? उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो कहाँ पहुँचे हुए हैं ज़िंदगी में? अभी क्या करना चाह रहे हैं? क्या एग्ज़ाम देकर आए हैं? क्या क्वालिफ़िकेशन है? पीछे क्या एक्सपीरियंस है कि मार्केट का उतार-चढ़ाव को वो मेरे को सही बता पाएँगे? कितने क्लाइंट्स को आज तक वो एडवाइस कर पाए हैं? जब ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, तो अब टाइम है पीस ऑफ माइंड को भी देखने का। यानी कि मन की शांति जो आपको मिलती है ना, उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि लोगों की मन की शांति की तरफ आप देखेंगे यार उसको
वो लाल गाड़ी जो ली है उसने, उसमें उसको बड़ी खुशी मिलती है। जब मेरा वो दोस्त निकलता है बड़ी वाली गाड़ी में, उसको बहुत मज़ा आता है। जब मैं ये नई गाड़ी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी वो बड़ी वाली महँगी गाड़ी को ले लूँ। तो आप ले सकते हैं या नहीं? यहाँ मेरे एक क्लाइंट ने ये भी मुझसे पूछा कि मैं वो नई गाड़ी जो आई है मैं उसको लेना चाहता हूँ, ले लूँ? या मैं वो बड़ी वाली वेकेशंस, अब इतने कोविड के बाहर निकले हैं हम अभी, तो इसमें से मैं वो बड़े वाले वेकेशन पे अब जा सकता हूँ? क्या मेरा कुछ प्रॉफ़िट निकल सकता है मेरे पोर्टफ़ोलियो में से? तो मैंने पूछा, क्या इससे आपको मन की शांति मिलती है? उन्होंने मेरे से रिवर्स वो 1 एंड 2 पूछा, वो गोल्स में से क्या कुछ पोर्टफ़ोलियो सही ऊपर-नीचे हुआ है? तो मैंने कहा जब मार्केट ऊपर जा रही है तो जाने दीजिए, अगर वो करेक्शन होती है 10-20% तो होने दीजिए। क्योंकि आपका अगर रिटायरमेंट गोल में 10 साल पड़े हुए हैं और आपको एवरेज 12% रिटर्न आपके ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट ऑप्शंस में मिलती आ रही है, तो फिर क्यों उसमें से प्रॉफ़िट निकालें और उसमें से आप वेकेशन पर जाएँ? क्यों ना हम उसको ग्रो करने दें और जल्दी रिटायरमेंट की तरफ शायद आप बढ़ पाएँ। अगर वो रिटर्न अच्छी मिल रही है, तो क्यों उसमें से पैसा निकाला जाए? हाँ, आपके पास बोनस आया है जो हमने ऑलरेडी प्लान किया होता है कि शायद हम उसको ऐड नहीं करेंगे आपके रिटायरमेंट गोल में, तो आज एक अच्छा टाइम है कि उसको पोर्टफ़ोलियो को ग्रो करने दें। उसमें से प्रॉफ़िट बुक की बात नहीं करें। जो एक्सेस रिटर्न हम बोलेंगे कि 12 के ऊपर 6 मिल गया पिछले 2 साल में, तो उसको और अच्छा मल्टीप्लाई होने दें, ताकि आप भी अपने पोर्टफ़ोलियो को जल्दी देखकर, बहुत ज़्यादा देखकर, ऊपर जाता हुआ देखकर ज़्यादा खुश ना हों। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, मुझे एक थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में जाकर ज़रूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। अभी मैं अंत तक कुछ और टाइम आपको कुछ और इसी के बारे में अच्छी बातें बताऊँगा। तो आगे चलते हैं, अगर मुझे पीस ऑफ माइंड मिल गया है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है और मेरा गोल्स, टाइम होराइज़न और मेरा रिस्क एपेटाइट का जो टेस्ट तारीश करता है हर 2 साल में 1 बार, उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्या मेरा 60-40, 60 का स्कोर आया था, 60 इक्विटी और 40 डेट में मेरा टोटल पोर्टफोलियो पड़ा, यानी मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, इसमें वो घर नहीं आता है जो आपने अपने लिए रहने के लिए खरीद रखा है। इसमें वो चीज़ें नहीं आती हैं जो आपकी वाइफ़ की ज्वेलरी हैं, या आपने अलग किसी चीज़ के लिए वो एक रखा हुआ है कि ये मेरा ना तो वेल्थ क्रिएशन है, ना मेरा ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। हाँ, लेकिन ये वो सब चीज़ें आती हैं, आपका पीएफ, आपका पीपीएफ, आपके फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स, आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे और जो भी और आपने पैसे कहीं पर कैश में रखे हैं, कुछ और आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो टोटल पोर्टफोलियो 60-40 में अगर ये चल रहा है, तो सही है। अगर ये इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर जाने से ये जो 60 था ये 80 हो गया है और इसको अब रीबैलेंसिंग करना है, तो इसको अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करके रीबैलेंसिंग कराइए, ताकि ये 60-40 हर 1 साल में, 2 साल में रिव्यू के हिसाब से जुड़ा रहे और कोई नया गोल आया गया और वो जो रिव्यू मीटिंग मेरे क्लाइंट्स हर 3 महीने में उनके साथ होती रहती है कम से कम, तो साल में 2-3 बार ये रिव्यू से उनका रीबैलेंसिंग होती रहती है। ये चेक होता रहता है कि आपका रीबैलेंसिंग हुआ या नहीं। तो उससे भी आपकी, मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किससे आती है मन की शांति। तो उस रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो से भी मन की शांति आती है और जो गोल्स अभी तक आपके चल रहे हैं, यानी कि मेरे को ये आइटम्स देखने हैं, वो मिल रहे हैं और आपका रिव्यू हो रहा है, तो भी मन की शांति है ना। अब इससे ज़्यादा कि खु क्यों आप ख्वाहिश रखें? जो चीज़ें नहीं मिली हैं, अगर वो पूरी मिल रही हैं और आपको लगता है कि 10 साल में ये जो मेरा 1 करोड़ का टारगेट है, ये पूरा हो जाएगा, तो इसको उसी हिसाब से ही चलने दीजिए। ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा उसकी वो मत करें कि नहीं, मेरे को किसी ने कहा है कि अभी ना लार्ज कैप रिस्क में है आजकल। मैं टीवी शो में देख रहा था और अभी स्मॉल और मिड कैप में करने से रिस्क बढ़ेगा और रिटर्न बहुत जल्दी आ जाएगी। तो क्या कुछ पैसे आए हैं उसको मैं लार्ज कैप की बजाय मिड और स्मॉल में डाल दूँ? कभी डॉक्टर से आपने कहा है कि आज विटामिन बी और डी जो है वो कम चल रहा है, तो 2-4 कैप्सूल उसके दे दो ताकि फटाफट वो भी पूरे हो जाएँ। कभी आपने अपने टेस्ट रिपोर्ट्स को खोलते ही करके, खुद ही एनालाइज़ करके
डॉक्टर को बोला ऐसा करें, ये 2 प्रिस्क्रिप्शन लिख दें, 2 इंजेक्शन मैं लगवा लेता हूँ अभी, ताकि अगले 1 महीने में बार-बार नहीं आना पड़े। आप इंजेक्शन लिख दें ताकि विटामिन डी और बी12 की जो कमी है वो इंजेक्शन से फटाफट पूरी हो जाए, और जो टेस्ट है मैं अगले 2 महीने में फिर करा के फिर वापस आता हूँ आपके पास, तो मुझे 2 इंजेक्शन तब आप दे दीजिएगा। ये बात आप कभी नहीं करते हैं। अगर आपने हेल्दी और फिट रहना है अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भी डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि आपको उसने क्या कहा है, क्या प्रॉब्लम थी और क्या डायग्नोसिस था और क्या प्रिस्क्रिप्शन उसने लिख कर दी है। प्रिस्क्रिप्शन में मत लिखवाएँ कि मुझे ये और करने दीजिए। अगर आपका हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस का इंस्ट्रक्टर है, गाइड है, मेंटर है, कोच है, तो उसको बता के उससे पूछेंगे और क्या मुझे करना चाहिए ताकि और डेफिशिएंसी कुछ ना हो। ये विटामिन डी और बी12 की कमी क्यों हो रही है, ये उनसे पूछें, ना कि डायरेक्ट डॉक्टर से। इसी तरह से मार्केट के ऊपर जाने से, मार्केट के क्रैश होने की न्यूज़ सुनकर अपने आप मत सलाह बिना किसी फाइनेंशियल प्लानर के लिए अपने आप एक धारणा बना लें कि मार्केट क्रैश होते ही मेरा पोर्टफोलियो भी माइनस में चला जाएगा और इससे मुझे नुकसान होगा। ये आपकी मन की धारणाएँ जो हैं वो माइंड में, जिसको बोलते हैं, न्यूरल पाथवेज़ बना रही हैं और आपको मजबूर कर रही हैं कि वो सब चीज़ों की तरफ आप जाएँ जो आपको न्यूज़ में बोल रहे हैं, चैनल्स, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, यहाँ आपने कहीं पर पढ़ा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब क्या आपके लिए शायद हानिकारक हो सकते हैं, आपके गोल्स के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सब चीज़ों को लिख कर रिव्यू मीटिंग में अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करें और उसको बताएँ कि मेरे को इन चीज़ों से डर लगता है और आज आपने ये सब डर पूरे कर दिए तो मेरे को तो मन की शांति मिल गई। 3 महीने तक टाटा, उसके बाद में फिर एक बार और बात करेंगे। और जब वो आपको बताए कि ये 3 चीज़ें आपके सिर्फ़ डर थे, तो उनको डर समझ के छोड़ दीजिए। ये सिर्फ़ आपके वहम थे, तो उनको भी छोड़ दीजिए। अगर वो बोले नहीं, ये एक डर जो आपने कहा ये बिल्कुल जायज़ है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ और मैं ध्यान रखूँगा कि आपको ये दोबारा से डर ना लगे। हो सकता है वो हाई रिस्क पोर्टफोलियो में से कुछ फंड्स को मूव करके बैलेंस कैटेगरी ऑफ फंड्स में ले जाएँ, या आप जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वो अब आपको बोले कि मार्केट के इस डर से आपको एक एसटीपी का रूट दिया जाता है, टेक्निकल वर्ड है। तो आज आपको मैं बैलेंस फंड्स में ले जाता हूँ। वो आपको बताएगा कौन से बैलेंस कैटेगरी के फंड्स हैं। या आप अपने पेरेंट्स के लिए उससे बात कर रहे हैं कि देखिए मेरे को पेरेंट्स के लिए आज रिटायरमेंट के बारे में सोचना है और मैं सोचना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कैसे मैं उनको कन्विंस करूँ कि म्यूचुअल फंड्स में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जो कि हाई रिस्क, मीडियम, लो रिस्क के हिसाब से होता है, इक्विटी, डेट, बैलेंस कैटेगरी के होते हैं, और एक फाइनेंशियल प्लानर ही चूज़ करके पापा मम्मी आपको बता पाएगा कि आपकी रिटायरमेंट की तरफ से आपको क्या सोचना और करना चाहिए। तो जब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं पिछले 30 मिनट में, कैसे आप 2 मिनट में चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको मन की शांति दे जाए और कहे देखिए कुछ नहीं करना, मैं सब देख लूँगा। नहीं होगा। इसलिए उसके साथ टाइम लगाएँ, उसकी फ़ीस पे करें, उसको हायर करें, उसको अपने सारे डर बता के उसके प्रोसीजर्स के हिसाब से चलें। जैसे कि आपको इस वीडियो में लिंक मिलेगा, आप उस पूरे वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चनर है एक, उसको आंसर करें। उसको आंसर करने के बाद एक ज़ूम कॉल मेरे साथ फ़िक्स करें। अगर अभी भी आपको डाउट्स हैं कि तारिश क्या कहता है, उसकी फ़िलॉसफ़ीज़ क्या है, तो मेरे ऑफ़िस से ये बुक को तुरंत खरीदें। 999 का प्राइस है। ऑफ़िस में से ये आप पिकअप कर सकते हैं कैश 999 पे करके, या आप अपना एड्रेस दीजिए, कोरियर हम आपको अक्रॉस इंडिया कहीं भी करवा देंगे, कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा। और ये बुक में मैंने ये सारी बातें लिखी हैं, जो कुछ मैंने आज आपको बताई हैं। ये 2015 से लिखनी शुरू की थी ये मैंने बुक, और वो सारे डर ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस बुक में, जिसका नाम मैंने रिचनेस प्रिंसिपल दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक आम से आम आदमी भी अमीर बने, और जो अमीर है वो कुछ और ज़्यादा अमीर बने, और मन की शांति हर एक को मिल सके कि उसके लिए क्या सही है, उसके क्या डर हैं, उसके क्या वहम है, और किन चीज़ों से एक आम आदमी आज अमीर आदमी बनने से रुक जाता है। अमीर की डेफ़िनेशन अलग-अलग हो सकती है। कोई 1 करोड़ में भी खुश है और कोई 10 लाख में भी खुश है, और कोई कहता है इस महीने के आखिर तक मेरे को वो सब मुश्किलों से कोई बाहर निकाल दे तो मैं अमीर हूँ। तो अमीर की डेफ़िनेशन हर एक के लिए अलग-अलग है।
कोई अमीर हो के भी खुश नहीं है और कोई खुश हो के शायद अमीर नहीं है। तो अगर हम उसको छोड़ दें, लेकिन वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, क्या फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वो आपको बिल्कुल डिटेल में इस बुक में मिलती है, द रिचनेस प्रिंसिपल्स। और इसके साथ ही कुछ फ्री गिफ्ट्स आप माँग सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन है मेरी, जो आपको नीचे उसमें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में, यूट्यूब के। और उसको उसके साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीकली न्यूज़लेटर्स को भी। और उससे आपको और हर हफ़्ते एक नया आइडिया मेरी तरफ से मिलता रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें 250 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है, या यूट्यूब में तारेश भाटिया डालें और सब्सक्राइब करें। फ़ेसबुक पे मैं काफ़ी आइडियाज़ रोज़ डालता रहता हूँ। लिंक्डइन, ट्विटर पे मेरे इन डेप्थ पॉइंट्स जाते रहते हैं और इंस्टा पे भी जाते रहते हैं। इन सब सोशल मीडियाज़ पे जुड़ें, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। और आगे मेरे से आप क्या चाहते हैं, वो ज़रूर मेरे को बताएँ। तो अंत तक मैंने यही कहा था कि ये फ्री गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, जो मैंने अब बताए हैं आपको। और इन सभी चीज़ों को अब मैं एक लास्ट में समराइज़ करना चाहूँगा, ताकि आपको 1 मिनट के अंदर इसका फ़ायदा हो जाए। तो कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न मिला? वो है 3 पॉइंट्स। उतना ही रिस्क लें, उतना ही रिटर्न की कामना करें, जिससे आपको आसान हो जाए आपकी इन्वेस्टमेंट्स को देखना, जो आपके लिए बहुत है और जो आपको मन की शांति दे। और फाइनली, जो सब चीज़ों को आप देख सकें ट्रांसपेरेंटली, सब चीज़ों को आप आराम से एन्जॉय कर सकें लाइफ़ के लिए, और आपके लिए, अपने लिए ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए ही नहीं, बट आने वाले टाइम में अपने किसी अनसीन सर्कमस्टांसेस जो नहीं आपको मालूम है हो सकते हैं, उसको भी आपको प्रिपेयर्ड करके, पाँचवीं चीज़ आपको वो तैयार रखनी है, आपका विल। आपको कुछ हो जाए तो उस केस में आपको पैसे कैसे मिलते रहें, उसका कैश फ्लो को भी ध्यान में रखना है, जो मैंने पहले बताया। तो इन 5 चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएँ, खुश रहें, और अपने आस-पास के सभी लोगों को ये बात बताएँ, ये वीडियो को शेयर करें कि ये 5 चीज़ों के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी की सभी पैसे की डिसीज़न्स को लिया जाए। बुक को पढ़ें, द रिचनेस प्रिंसिपल्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ ढूँढें जिससे आपको खुशी मिल सके, एक्सपीरियंसेस मिल सकें, पैसे को वहाँ लगा सकें और ज़्यादा, जो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस दे सके और ज़्यादा खुश रख सके। तो इसी के साथ मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएँ और चारों तरफ से आप खुशियों को और फैला सकें। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक यू।